सामान्य विज्ञान की इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो विटामिन की जो बेसिक बातें हैं आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन आजकल क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डीपली क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में विटामिन के सारे पॉइंट्स डीपली देखें ताकि आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक विटामिन। तो सबसे पहले विटामिन के बारे में आपको दो शब्द याद रखने पड़ेंगे। पहला, विटामिन जो होता है वो सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है, और दूसरा विटामिन एक नियामक पोषक पदार्थ है। यहाँ सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ का मतलब होता है कि विटामिन की ज़रूरत हमें प्रतिदिन बहुत कम अर्थात कुछ मिलीग्राम्स में होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो होते हैं इनको हम ज़्यादा मात्रा में यूज में लाते हैं, जबकि विटामिन हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, इसलिए इनको हम सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ कहते हैं। दूसरा है विटामिन नियामक पोषक पदार्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रिया को रेगुलेट या नियंत्रित करने का काम करते हैं। दरअसल हमने पढ़ रखा है कि प्रोटीन जो होते हैं वो शरीर का निर्माण करने का काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, खनिज तत्व और विटामिन जो होते हैं वो नियामक पदार्थ की भूमिका निभाते हैं। अब ये बात तो आपको पता ही होगी कि जितने भी विटामिन हैं उन सभी विटामिनों के नाम अंग्रेजी अक्षर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग है, ए बी सी डी और ई के। ठीक है, ए बी सी डी ई और के। इन सभी विटामिनों को हम दो श्रेणियों में क्लासिफाइड करते हैं। पहली श्रेणी का नाम है जल विलेय विटामिन और दूसरे हैं वसा विलेय विटामिन। जल विलेय विटामिन का मतलब वो विटामिन जो कि जल में घुलते हो, और वसा विलेय विटामिन का मतलब वो विटामिन जो कि वसा में घुलते हो। अब जल विलेय विटामिन को याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक्स है। जल विलेय विटामिन में शब्द आता है जल। तो जल के मार्केट में जो बोतलें मिलती है, पानी की जो मार्केट में बोतलें मिलती है, उनमें से एक अच्छी बोतल है बिसलरी। तो आप जल विलेय विटामिन के लिए शब्द याद रखेंगे बिसलरी। बिसलरी को आप जैसे स्पेल्ड करते हो, जैसे उसका उच्चारण करते हो, उसमें शब्द आता है बी सी, बिसलरी, बी सी। तो इस तरीके से बी और सी जो विटामिन है वो जल विलेय हो गए। और बाकी के जो बचे हुए विटामिन कौन कौन से हो गए? ए डी ई के। तो ये जो ए डी ई के हैं वो वसा विलेय हो गए। इस प्रकार हमने जितने भी विटामिन हैं इनको दो भागों में वर्गीकृत कर दिया। पहला जल विलेय विटामिन जिसमें बिसलरी से याद रखेंगे बी सी, और बाकी वसा विलेय विटामिन जो बी और सी को निकाल दो, बचे हुए विटामिन वसा विलेय विटामिन हो गए। ओके, अब हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वसा विलेय विटामिन, अर्थात हम पहले ए डी ई के इनको पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे जल विलेय विटामिन यानी बी और सी को। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए, फर्स्ट पॉइंट, विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो ऐसी प्राकृतिक खाद्य सामग्रियाँ जो रंग में पीले या केसरिया कलर की हो, वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ये एक ट्रिक से आपको याद रखनी है कि पीले या केसरिया कलर की जो प्राकृतिक खाद्य सामग्रियाँ होती है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होती है। ओके, एक्चुअल में क्या होता है कि जो पीला और केसरिया कलर होता है, विज्ञान की भाषा में इसे हम कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं, और यही विटामिन ए होता है। ओके, अब जैसे आप इसमें उदाहरण देखना चाहें तो पीली मक्का, गाजर, गाय का दूध, ये सब पीले केसरी कलर के होते हैं और ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। तो ये हो गए विटामिन ए के स्रोत का पॉइंट पूरा। अगला पॉइंट है विटामिन ए के संबंध में कि विटामिन ए का कार्य क्या है, कौन सा फंक्शन करता है। तो यहाँ पर विटामिन ए, तो ए फॉर आँख, यानी विटामिन ए जो होता है वो आँख यानी आँखों की दृष्टि के लिए आवश्यक है। इसके बाद दूसरा काम करता है विटामिन ए त्वचा के स्वास्थ्य का, अच्छी त्वचा रहे आपके शरीर की, इसके लिए भी विटामिन ए बॉडी में आवश्यक होता है। ओके, अगला पॉइंट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आँख, हमने भी देखा विटामिन ए जो होता है वो आँख की दृष्टि के लिए आवश्यक है। अब आँखों में अगर विटामिन ए कम हो जाए तो आँखों में क्या होगा? आँखें अंधी हो जाएगी, तो अंधी हो जाएगी। और कब अंधी हो जाएगी? रात में। तो इसलिए इस रोग का नाम क्या हो गया? रतौंधी। याद रह जाएगा। क्या ट्रिक्स हो गई? तो विटामिन ए आँखों का कार्य करता है, आँखों की दृष्टि का कार्य करता है। आँख अंधी हो जाएगी, अंधी, ठीक है, कब अंधी हो जाएगी? रात को, इसलिए रतौंधी। दूसरा हमने देखा था विटामिन ए जो होता है वो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अब त्वचा अगर खराब हो जाएगी तो कैसी हो जाएगी? खुरदरी, इसके लिए हो जाएगी। जैसे आपने सांप देखा होगा, सांप के शरीर के ऊपर शल्क होते हैं छोटे छोटे, तो अगर विटामिन ए कम हो जाए तो बॉडी पर भी इस तरीके से छोटे छोटे शल्क हो जाएंगे, और बॉडी जो होगी पूरी तरीके से इसकी जो स्किन होगी वो खुरदरी हो जाएगी। अब अगर आप चित्र में देखोगे कि ये जो स्केल हैं या शल्क हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? जीरो के आकार के, जीरो की आकृति के दिखते हैं। एक ट्रिक्स के रूप में बता रहा हूँ मैं इसको। तो ये जो जीरो की आकृति बनती है यहाँ पर,
इससे हम याद रख सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया या हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? जीरोप्थेल्मिया। तो दो रोग हो गए, एक आंखों का रोग रतौंधी और दूसरा त्वचा का रोग जीरोप्थेल्मिया। तो ये विटामिन ए का पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम अगला विटामिन पढ़ते हैं, विटामिन डी। इसमें भी हमें 3 पॉइंट पढ़ने होंगे, विटामिन का स्रोत, विटामिन का कार्य और विटामिन की कमी से होने वाला रोग। सबसे फर्स्ट स्रोत। तो स्रोत में आपको याद रखना है डी, विटामिन डी है तो डी और डी फॉर दिन, दिन यानी कि डी, ठीक है, ये डी याद रह जाएगा आपको, क्लियर। अब डी का मतलब हुआ सूर्य का प्रकाश। दिन में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। तो ये चीज़ आप इससे जोड़ लो कि विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है, क्लियर। अब पूरी बात इस तरीके से समझें कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से नहीं बनता है। ये कन्फ्यूज दूर करें आप कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से नहीं बनता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा के नीचे स्थित कोलेस्टेरॉल से बनता है। कोलेस्टेरॉल मतलब तेल घी जैसा वसीय पदार्थ, उससे बनता है विटामिन डी, ठीक है। अब इसी संबंध में विटामिन डी के स्रोत के संबंध में हमारे भारत की संस्कृति में, परंपरा में एक बहुत बड़ा पर्व है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से पहले क्या होता है, ठंड के दिन होते हैं, लोग अपने पूरे बदन को ढके हुए रहते हैं, इसलिए उनकी बॉडी पर सनलाइट नहीं जाती है और विटामिन डी लगभग नहीं बन पाता है। लेकिन जैसे मकर संक्रांति का त्यौहार आता है, उस समय लोग पतंगबाजी या किसी भी खेल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में रहते हैं, और उस दौरान मकर संक्रांति के टाइम पर लोग खूब सारा मूंगफली, तेल वगैरह, तिल जैसे खाद्य सामग्री खाते हैं जिसमें तेल और घी होता है, वो खाते हैं। तो कोलेस्टेरॉल बॉडी में आ गया तेल और घी की वजह से, उधर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खेल खेलेंगे, पतंगबाजी करेंगे, तो इस तरीके से काफ़ी कुछ विटामिन डी जो होता है वो उस टाइम के दौरान बन जाता है, और फिर ये विटामिन डी हमारी बॉडी में रिजर्व हो जाता है, जमा हो जाता है, साल भर हमारे काम आता है। ओके, विटामिन डी का दूसरा पॉइंट है विटामिन डी का क्या कार्य है, फंक्शन क्या है। तो विटामिन डी के फंक्शन में आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि विटामिन डी के वैसे तो कई काम हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है कैल्शियम का अवशोषण करना। कैल्शियम, कोई खाद्य सामग्री आप खा रहे हो और उसमें अगर कैल्शियम है तो उस कैल्शियम को बॉडी में प्रयुक्त करने के लिए, बॉडी में उपयोग में लाने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति को कैल्शियम की कमी हो गई और वो कैल्शियम की सीधी टैबलेट खा रहा है तो कोई काम की नहीं है। पहले ये देखना पड़ेगा कि उसकी बॉडी में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, अन्यथा वो कैल्शियम मल के साथ निकल जाएगा। यानी कैल्शियम बॉडी में तभी प्रयुक्त होगा, तभी उपयोग में आएगा जब बॉडी में विटामिन डी होगा। तो ये विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कैल्शियम को अवशोषित करना, ठीक। अब कैल्शियम क्या काम करता है, तो कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विटामिन डी जो है वो हमारे बॉडी में हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगली बात, विटामिन डी की कमी से क्या रोग होगा, तो अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चों की हड्डियां वीक हो जाएगी। तो वीक से याद रखें रिकेट्स, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियां वीक हो जाती है, वीक मतलब रिकेट्स, ओके। और बड़ों में यानी कि वयस्कों में अगर विटामिन डी कम हो जाए तो तब भी वही हड्डियां कमजोर हो जाएगी। क्यों कमजोर हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो हड्डियां कमजोर हो जाएगी उसको बोलेंगे ऑस्टियोमेलेसिया। ये वैज्ञानिक नाम है। दरअसल ऑस्टियो शब्द का मतलब हड्डियां ही होती है और मेलेसिया का मतलब कमजोर, यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाएगी, ओके। तो ये विटामिन डी की कमी से होने वाले दोनों रोग हो गए, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। अब हम अगला विटामिन पढ़ते हैं विटामिन ई, क्योंकि हम वसा वाले विटामिन पढ़ रहे हैं। पहला ए पढ़ा, फिर डी, फिर ई। अब विटामिन ई का स्रोत, तो देखो विटामिन ई के स्रोत आपको याद नहीं रखने हैं, क्योंकि विटामिन ई का कोई विशेष स्रोत नहीं है। जैसा कि विटामिन डी का या विटामिन ए का था, ऐसा कोई स्पेशल सोर्स नहीं है। विटामिन डी ई जो होता है वो हमें अनाजों से, कुछ फल और सब्जियों से प्राप्त हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर के परीक्षा में पूछने लायक पॉइंट नहीं है, ओके। तो स्रोत में अगर आपको याद रखना है तो समस्त खाद्य सामग्री ऐसा याद रख लें। दूसरा, विटामिन ई का बॉडी में क्या फंक्शन है, तो विटामिन ई का सबसे मेन फंक्शन है कि आपकी जनन क्षमता को दुरुस्त करता है, यानी आपकी रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है उसको मेंटेन रखता है, जनन क्षमता को, क्लियर है। और दूसरा विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं,
इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन एक आध मिनट खर्च कर देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि बॉडी में कई सारे मैकेनिज्म होते रहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है और उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं और उन फ्री रेडिकल्स की वजह से सेल डैमेज हो जाती है, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो उन फ्री रेडिकल्स को शांत करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में होने बहुत ज़रूरी है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि वर्तमान में हम जो भी खाना खा रहे हैं, काफ़ी कुछ आर्टिफिशियल फूड खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है। प्राकृतिक खाद्य सामग्रियों में ही एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादातर होते हैं, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट नियमित रूप से खाते रहना चाहिए, अन्यथा बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट का एक उदाहरण बताता हूँ कि घरों में जो तेल आता है, ऑयल, तेल मतलब तिल का हो या मूंगफली का, सोयाबीन का, किसी का भी, तो उस ऑयल के डिब्बे पे लिखा रहता है कि इसमें विटामिन ई मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कि अगर वो तेल कुछ दिनों तक खुला पड़ा रह जाए तो अब ख़राब नहीं होगा। एक घानी से जो कच्चा तेल आप लेकर के आते हो वो ख़राब हो जाता है जल्दी, जबकि वो डिब्बा बंद जो तेल होता है, रिफाइन किया हुआ तेल होता है, उसमें विटामिन ई मिला होता है, इस वजह से वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घरों में जो रिफाइन तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन मिला जाता है? विटामिन ई क्यों मिला जाता है? ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो और जल्दी ख़राब नहीं हो। तो ये विटामिन ई की कार्य हो गए। और विटामिन ई के कमी से होने वाले रोग, तो सिंपल सी बात है कि हमने देखा था कि वह विटामिन ई जो होता है वो जनन क्षमता को दुरुस्त बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो अगर ये कम हो जाए तो नपुंसकता आ जाएगी, यानी कि संतान उत्पत्ति की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। ओके, तो ये विटामिन ई कंप्लीट होता है। अगला है विटामिन के। तो विटामिन के जो है, इसके भी स्रोत जो हमें याद नहीं रखने हैं, क्योंकि स्पेशल सोर्स नहीं है और जब तक स्पेशल सोर्स नहीं होगा तो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। तो इसके कोई विशेष स्रोत ना होने की वजह से ये पॉइंट स्किप किया जाता है। इसके बाद कार्य, तो विटामिन के का कार्य आप सबको लगभग पता ही होगा कि ये रक्त का थक्का बनाने में प्रयुक्त होता है। यानी जब कभी आपको चोट लग जाए, आपका बॉडी से खून बहने लग जाता है और कुछ समय बाद में खून बहना रुक जाता है, तो ये जो खून बहना रुक जाता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। और रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के बहुत आवश्यक है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद भी रखना होगा। इसके बाद इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो वही सिंपल सी बात है कि जो काम कर रहा था वो काम नहीं होगा। क्या काम कर रहा था? तो रक्त का थक्का बना रहा था। तो अब रक्त का थक्का नहीं बनेगा, अर्थात खून आपकी बॉडी से चोट लगने पर अनवरत रूप से बाहर निकलता रहेगा और इस तरीके से खून अगर बॉडी से बाहर निकल जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। एक ऐसा रोग भी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है और वो रोग है हीमोफीलिया। ठीक है। एक्चुअल में सीधा सीधा विटामिन के से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि रक्त के थक्का बनाने में कई सारे प्रोटीन काम में आते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन वगैरह। तो हीमोफीलिया रोग जो है वो रक्त का थक्का बनाने से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इस तरीके से हमारे ये वसा विलेय विटामिन कंप्लीट होते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा जल विलेय विटामिन। ठीक है। तो जल विलेय विटामिन में हमने देखा था बिस्लेरी बोतल के आधार पर कि दो तरीके के विटामिन इसमें ऐड किए गए, शामिल किए गए, एक बी और दूसरा सी। अब इसमें से लेते हैं सबसे फर्स्ट विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है वो काफ़ी मतलब संख्या में होते हैं। जैसे कि अभी हमने विटामिन ए पढ़ा, डी पढ़ा, ऐसा अकेला सिंगल नहीं है विटामिन बी। विटामिन बी के अंदर भी कई सारे और विटामिन आते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B9, इस तरीके से कई सारे विटामिन इसमें आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसमें से सबसे फर्स्ट विटामिन बी के स्रोत। तो विटामिन बी के जितने भी विटामिन बी के प्रकार हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B9, इनके स्रोत आपको याद नहीं रखने, परीक्षा उपयोगी नहीं है, क्योंकि कोई स्पेशल सोर्स नहीं है और जब तक स्पेशल सोर्स नहीं होता है तो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। ओके। सोर्स याद रखना है सिर्फ विटामिन B12 का, क्योंकि विटामिन B12 के संबंध में जनरली माना जाता है, आज तक का जो अध्ययन है वो ये बताता है कि विटामिन B12 ज़्यादातर जंतु आहार जो होते हैं उन्हीं में मिलता है। जंतु आहार का मतलब एनिमल फूड, अर्थात मांस, अंडे, मछली, दूध, दही, पनीर, ये जो जंतु आहार है जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं और हम खाते हैं, उन्हीं में विटामिन ए ज़्यादातर होता है। और ये भी माना जाता है कि भारत में अधिकतर लोग शाकाहारी हैं,
यानी जंतु आहार कम खाते हैं तो लगभग उन सभी लोगों में विटामिन B12 की कमी भी है। ठीक है, तो इसका स्रोत आपको याद रखना है। विटामिन B12 का स्रोत क्या हो गया? जंतु आहार। जंतु आहार में आपको समझ में आ ही गया होगा, शॉर्ट में बता दिया मैंने, इसमें दूध, दही, मांस, अंडे, मछली वगैरह शामिल होते हैं। ओके, अब हम एक एक करके विटामिन B1, B2, B3 को देखते हैं, उनके क्या कार्य और उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो सबसे फर्स्ट विटामिन B1 का क्या कार्य है? तो विटामिन B1 आपकी बॉडी में जो मसल्स होती है और नर्व्स यानी कि मांसपेशियां और तंत्रिकाएं, इन दोनों के कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हृदय की पेशियां हैं, तंत्रिकाएं हैं, इन सब के काम करने के लिए विटामिन B1 बहुत ज़रूरी है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी। क्लियर है? विटामिन B2 और B3 इन दोनों का कार्य बता देता हूँ कि ये दोनों सहकारक कोफैक्टर के रूप में, यानी हमारी बॉडी में कई सारे एंजाइम होते हैं, जैसे आपने पेप्सिन, रेनिन, यूरिएज, जाइमेज, इनके नाम सुने होंगे, ये सब एंजाइम है, अमाइलेज, लाइपेज। तो ये एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और उनके साथ में कुछ चीज़ और जुड़ती है। जो चीज़ और जुड़ती है उसको बोलते हैं कोफैक्टर या सहकारक। तो ये जो विटामिन है B1 और B2 और B3 ये दोनों सहकारक के रूप में काम करते हैं, यानी कि उस प्रोटीन के साथ जुड़ करके फिर एंजाइम का निर्माण करते हैं। तो इन दोनों के कार्य हो गए कि सहकारक, कोफैक्टर किसके? एंजाइम के। अब विटामिन B2 की कमी से होता है किलोसिस या राइपेनोफ्लावियोसिस रोग। कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग। ठीक है, तथा विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। पेलेग्रा का मतलब होता है कि स्किन के ऊपर छपते बन जाते हैं, मुंह में छाले हो सकते हैं, डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी है, डायरिया हो जाता है। ऐसी कई सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का एक कंबाइंडली नेम है B3 की कमी से होता है पेलेग्रा। तो ये परीक्षा का बहुत उपयोगी पॉइंट है। कौन से विटामिन की कमी से पेलेग्रा होता है? तो B3 की कमी से। अब हम विटामिन B5 को नहीं देखेंगे यहाँ पर क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली विटामिन B5 के लोगों में बहुत कम संभावना रहती है कि उसकी कमी हो या उससे कोई रोग उत्पन्न हो। जनरली ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं विटामिन B6, जैसे पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, और इसकी कमी से होता है डर्मेटाइटिस, यानी स्किन डिजीज़ होती है, चमड़ी से संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसके बाद में है फॉलिक एसिड। आपने देखा होगा गर्भवती महिला वगैरह जो होती है उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। तो फॉलिक एसिड का जो सबसे मेन फंक्शन होता है, ये रक्त के निर्माण में प्रयुक्त होता है, मतलब खून को बनाने में काम आने वाला विटामिन है। इसकी कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा जो गर्भस्थ शिशु है उसके जो पीछे मेरुरज्जु होती है उसके परिपक्व और अच्छा निर्माण होने के लिए भी फॉलिक एसिड जरूरी है। अगर फॉलिक एसिड नहीं होगा तो फिर उसकी मेरुरज्जु के निर्माण में भी दिक्कतें आ सकती है। और लास्ट है विटामिन B12 जो कि सबसे उपयोगी है और अधिकतर इंडियन में इसकी कमी होती है। मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि जनरली ये जंतु आहार में मिलता है। जंतु आहार का मतलब मांस, मछली और अंडे, दूध वगैरह में मिलता है। वनस्पतियों में कम मिलता है ऐसा बताया जाता है। हो सकता है कि वनस्पतियाँ कुछ ऐसी हो जिनमें ये अधिकतर मात्रा में पाया जाता हो, लेकिन उसका अनुसंधान अभी चल रहा है। तो विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया, यानी कि ये भी खून की कमी से संबंधित रोग है, एक एनीमिया हो जाता है। हालांकि विटामिन B12 के बहुत सारे फंक्शन हैं, आपको इतना याद रखना है कि इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा विटामिन B कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं विटामिन C को। एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन C जो होता है आपको पता है इसका स्रोत जो खट्टे फल हैं, नींबू जैसे खट्टे फल, यानी संतरा, आंवला, मौसमी, नींबू, ये इसका स्रोत हो गया। याद रखने का शॉर्ट ट्रिक्स है कि नींबू जैसे खट्टे फलों में विटामिन C मिलता है। और विटामिन C का कार्य क्या है? तो विटामिन C जो होता है वो कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं उनको बनाता है और इसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इसका सबसे बेस्ट काम है आपकी परीक्षा की दृष्टि से रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसे आज कोरोना वगैरह हो रखा है तो इसमें भी विटामिन C को प्रचुर मात्रा में खाने की बात कही जाती है। ठीक है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी यानी कि मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट बात कुछ ये परीक्षा से हट करके बताना चाहूँगा कि ये जो विटामिन होते हैं वो जनरली प्राकृतिक स्रोत में मिलते हैं हमें, क्योंकि जैसे विटामिन हवा, पानी या ताप या ऊष्मा किसी के भी कांटेक्ट में आता है
तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए जहाँ तक संभावना हो, अगर आप प्राकृतिक फ्रूट सब्जियाँ वगैरह खाओगे तो उसमें आपको अच्छा विटामिन मिलेगा। और विशेष रूप से विटामिन सी जो होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है। तो अगर आपको विटामिन सी चाहिए तो आपको कच्ची सामग्री खानी पड़ेगी, और कच्ची सामग्री खाओगे तो आपकी इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा। जैसे आज जो वायरल प्रॉब्लम चल रही है उसमें भी आप अच्छे फिट रह पाओगे।